नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहापन। मुद्दा गर्म है में इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर खतरा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि राज्यसभा के चुनावों से पहले राजस्थान की सियासत काफी गर्मा गई है। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों का चुनाव होना है, लेकिन कांग्रेस को अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सता रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद सीधे तौर पर बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने अपने विधायकों को एक रिजॉर्ट भेज दिया है। कांग्रेस इतनी परेशान है कि विधायकों को टूट से बचाने के लिए सोनिया गांधी ने दखल दिया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सोनिया गांधी से इस मुद्दे पर चर्चा के बाद आज शाम जयपुर पहुंच रहे हैं। पार्टी के विधायकों से संपर्क के लिए सोनिया गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को ऑब्जर्वर बनाया है। वो पहले से ही जयपुर में मौजूद हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनके विधायक एकजुट हैं। करोड़ों अरबों रुपए भेजे जा रहे हैं। आप बताइए कि क्या तो सुन रहे हैं, कैश ट्रांसफर हो रहे हैं जयपुर के अंदर। कैसे हो सकता है? कौन भेज रहा है? और बांटने के लिए एडवांस बातें हो रही है। आप दीजिए 10 करोड़ एडवांस दे दीजिए, बाद में 10 और देंगे, फिर 5 और देंगे। तो ये क्या हो रहा है? और खुला गेम हो रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में राजस्थान में गहलोत सरकार पर खतरा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से राजीव जेटली जी हैं, कांग्रेस पार्टी से अर्चना शर्मा हैं और साथ ही हमारे संवाददाता अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव जेटली जी, कांग्रेस पार्टी बहुत साफ तौर पर बहुत खुलकर कह रही है कि बीजेपी ने खरीद फरोख्त करके पूरे देश का माहौल बिगाड़ रखा है और अब मध्य प्रदेश के बाद आप लोगों की नजरें राजस्थान की सरकार गिराने पर है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की एक बड़ी खूबसूरती है कि जब कांग्रेस के अंदर इंटरनल क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, जब विधायक कांग्रेस पार्टी से नाराज हो जाते हैं, तो वो पब्लिक में एक स्टेटमेंट जारी करते हैं। वो स्टेटमेंट ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे विधायकों को खरीद रही है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा, कांग्रेस के विधायकों को ने आकर सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। कांग्रेस के अलग अलग विधायकों ने अलग अलग वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि किस तरीके से हमारी अपनी ही राज्य सरकार से नाराजगी है, हमारी पूछ नहीं हो रही है। जहां के कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के दरवाजे के बाहर बैठ के उनका इंतजार करते हों और मुख्यमंत्री के पास उनके लिए वक्त ना हो, क्या आपको लगता है ऐसी सरकार वहां चल सकती थी? सिमिलरली अब राजस्थान के अंदर भी ऐसे ही हालात है कि विधायक पूरी तरह से नाराज हो चुके हैं और नाराजगी के बाद अगर आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अप्रोच कर रही है, तो आपको सोनिया गांधी जी के दरवाजे पे जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? वहां पे आपके विधायक भी सोनिया गांधी जी से मिलेंगे और मुख्यमंत्री भी सोनिया गांधी से मिलेंगे, सचिन पायलट भी सोनिया गांधी से मिलेंगे। अगर ये सब लोग सोनिया गांधी जी से जाकर मिल रहे हैं तो उसका ये मतलब है कि यहाँ पर लेन देन जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा इनका आपस में। बंटवारा नहीं हो पा रहा। उस बंटवारे कांग्रेस पार्टी से अर्चना शर्मा मेरे साथ हैं। ठीक है सर, आपकी बात का जवाब अब अर्चना जी देंगे। अर्चना जी, तो बीजेपी बहुत साफ कह रही है कि कांग्रेस के अंदर भारी बिखराव है, आप अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए अशोक गहलोत को मजबूर होकर के बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है अपने विधायकों की, और इसका आरोप वो बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ स्थिति है कि इनके प्रवक्ता बिना जानकारी लिए पहुंच जाते हैं प्रतिष्ठित चैनल्स में, और जो उद्गार व्यक्त करते हैं वो इस प्रकार के होते हैं जो उनकी कह सकते हैं अल्पज्ञान का भी सूचक होता है और उनकी उस भावना का भी सूचक होता है जिसमें साफ बता रहे हैं वो लोग हॉर्स ट्रेडिंग के प्रवर्तक हैं और उसका समर्थक भी हैं। मुझे गिनाना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कहां इन्होंने क्या नहीं किया। अभी राज्यसभा चुनाव से पहले इन्होंने गुजरात में 3 जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पर दबाव बना के इस्तीफे दिलवाए। मध्य प्रदेश में खुद ऑडियो वायरल हो रहा है इनके मुख्यमंत्री जी का, जो खुद स्वीकार कर रहे अपनी बैठक में कि उन्होंने सरकार केंद्र के इशारे पर गिराई है मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार। तो ये परिस्थितियां इस बात की गवाह है कि ये लोग मैंडेट को मैन्युफैक्चर करने में विश्वास करते हैं। जनादेश नहीं मिलता तो भी तोड़ मरोड़ करके अपनी सरकारों को वहां बनाने की कवायद शुरू करते हैं। और कोरोना की स्थिति तो आज भी वैसी है जैसी 2 महीने पहले थी, और इन्होंने राज्यसभा के चुनाव को स्थगित करवाया। ये भी इस बात का सूचक है कि ये जानते थे
हाँ। कि किस प्रकार से इस तरह से मैनिपुलेशन करना और कैसे अपना मैन्युफैक्चर करना है। अब ठीक है कर्नाटक अर्चना जी, बीजेपी ये कह रही है कि अशोक गहलोत जो हैं वो इन आरोपों को साबित करें, या तो वो खरीद फरोख्त के आरोप साबित करें, उसका प्रमाण दें, या फिर इस तरह के आरोप बीजेपी पर ना लगाएं। आपको क्या लगता है, क्या मुख्यमंत्री इन आरोपों को किसी तरह से साबित करेंगे? क्योंकि वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अर्चना जी, वो कह रहे हैं कि 25-25 करोड़ रुपए विधायकों को दिए गए हैं, उनको प्रलोभन के लिए उनको देने की कोशिश की गई है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का जो स्टेचर है, यानी वो जो बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, और साथ ही जो हमारे चीफ व्हिप है उन्होंने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को एक लेटर लिखा है कि ये अमुक जानकारियां हैं कि विधायकों को पैसा ऑफर किया जा रहा है और वो फोन के माध्यम से प्रलोभन दिया जा रहा है, 10 करोड़ अभी ले लो, 10 करोड़ वोटिंग के बाद ले लेना और नतीजा आने के बाद 5 करोड़ ले लेना। तो ये जो मेजर्स होते हैं ना, इमोरल इलीगल मेजर्स। चलिए अर्चना जी, आपने 2 पॉइंट्स रखे, आपकी इन दोनों पॉइंट्स पर राजीव जी की मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी को चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में शिकायत ये की गई है कि राजस्थान में विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में दावा किया गया है कि कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय विधायकों को भी लालच देकर राजस्थान की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। चिट्ठी में इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। हमारे विधायक बहुत समझदार है, वो समझ गए और खूब उनको लालच देने की कोशिश की गई। मुझे गर्व इस बात का है कि 6 बीएसपी के विधायक आए हमारे साथ, 13 विधायक आए निर्दलीय। हिंदुस्तान के इतिहास में पहला राज्य राजस्थान है जहाँ पर 1 रुपये का सौदा नहीं होता। इस बात का मुझे गर्व है कि मैं इस धरती में मुख्यमंत्री हूँ, जिस धरती में लाल ऐसे हैं जो बिना सौदे के, बिना लोभ लालच के साथ देते हैं सरकार का। सरकार स्टेबल रहनी चाहिए राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी है, लेकिन उन्होंने इसको कंटेस्ट करने के लिए, इसमें खुराफात करने के लिए अपने 2 कैंडिडेट इन्होंने भी खड़े कर दिए, और ताकि खरीद फरोख्त की कोशिश कर ले। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जो सूचनाएं आ रही हैं कि पैसे का खेल उन्होंने यहाँ भी शुरू किया, जिस तरह से मध्य प्रदेश में किया था, जिस तरह से गुजरात में किया है, उसी तरह के यहाँ भी करना चाहते हैं। राजीव जेटली जी, मैं चाहूंगी कि इस पर एक प्रतिक्रिया आप दें, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं, और आरोप कोई छोटा मोटा नेता नहीं लगा रहा है। सीधे मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के, वो ये कह रहे हैं कि 25 करोड़ तक का ऑफर विधायकों को दिया जा रहा है, और इसके साथ ही एसीबी को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है कि जो प्रलोभन दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पूरा केस बना हुआ है, इसमें किसी भी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि बीजेपी की मंशा क्या है। मुझे तो हैरानी होती है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने देश के सभी विधायकों को लालची बता रहे हैं। ये सभी विधायकों के लिए एक बात कह रहे हैं कि हमारे विधायक बिक जाते हैं। क्या इनके विधायक इतनी कम कीमत में बिक जाते हैं? क्या इनके विधायक बिकने के लिए तैयार रहते हैं? जो हर प्रदेश के अंदर जब भी विधायक इनकी खिलाफत करते हैं, सुनिए कभी ईडी का, कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इसका मतलब मसल पार, मनी पार, इसका खेल तो आपका शगल है। आप अरे सुनिए, इस तरीके से अगर ईडी के जवाब से विधायक आप कोविड के दौरान भी यदि सियासत कर सकते हो, मेरी बहन, आप मध्य प्रदेश में सरकार गिरा के लॉकडाउन लागू करते हो। आपने गोवा में क्या किया, उत्तराखंड में, मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, कोई प्रमाण देने की आवश्यकता है क्या? अभी आप अपनी बात तो कर लो, आप किस तरह से मैन्युफैक्चर करते हो मैंडेट को। अब आप शोर मचाने लग पड़े। नहीं, शोर क्या, सच्चाई बोल रहे हैं। हाँ, तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर ईडी के प्रेशर से विधायक बिकते होते तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो सबसे पहले बिक चुके होते। सबसे ज्यादा केस तो उनके ऊपर चल रहे हैं। इसका मतलब उस प्रेशर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी पर भी आपको विश्वास नहीं होगा। आपने सारी एजेंसीज को जिस प्रकार से ध्वस्त करने का काम किया है, जितने इंस्टीट्यूशंस को खत्म करने का काम किया आपने, तो इस कोविड को भी नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ा अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस है। इसमें भी आपने इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में, क्योंकि मेरे साथ संवाददाता अरुण सिंह भी हैं, तो अरुण सिंह के पास में चलना चाहूंगी और फिर अपने दोनों सम्मानित मेहमानों के पास में आऊंगी। अरुण, ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या चल रहा है? क्या इस बात को लेकर के डर बना हुआ है कांग्रेस खेमे के भीतर, और खास तौर पर कांग्रेस आला कमान में, कि राजस्थान में गहलोत सरकार को वाकई में बहुत बड़ा खतरा है और ये सरकार
अगर इस पर वक्त रहते काबू नहीं पाया गया इस स्थिति पर, तो हो सकता है कि बहुत मुश्किल में आ जाए गहलोत सरकार। देखिए, आपने जिनकी बाइट सुनवाई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको राजनीति का जादूगर कहते हैं और वो शुरुआत में जादू दिखाते भी थे। अब उनकी सरकार राजस्थान में है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास पुलिस है, उनके पास गृह विभाग है, खुफिया विभाग उनको रिपोर्ट करेगा, अगर उनके मंत्रियों को रिपोर्ट करेगा, पुलिस उनके साथ है, एंटी करप्शन ब्यूरो उनके साथ है। उसके बाद भी अपने ही प्रदेश में अगर विधायकों को रिसोर्ट में लेके जाना पड़ता है, बस में लेके घुमाना पड़ता है, तो आप समझिए कि स्थिति गंभीर है। सवाल सिर्फ इतना है कि स्थिति गंभीर है, क्या सिर्फ बाहरी खतरा है या अंदर से भी खतरा है? क्योंकि एक खबर यह भी है कि नीरज डांगी, जिनको एक राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था, उनको लेकर के पार्टी के ही कुछ विधायक नाराज हैं। तो सवाल सिर्फ ये पता करने का है कि पार्टी के अंदर की जो बगावत है वो बहुत ज्यादा है या वो ठीक है, सिर्फ बीजेपी का खतरा है, जैसा कि अशोक गहलोत कह रहे हैं। राजनीति में कोई किसी से डर के जा रहा है, अपनी स्वेच्छा से जा रहा है, न इसकी कोई जांच हो पाती है, न इसका कोई पता चल पाता है। आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगते हैं, सनातन सत्य इसमें कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस के सामने मुश्किल जरूर यह है कि 3 राज्यों में जो उसकी सरकार बनी थी, एक राज्य पहले ही हाथ से जा चुका है, मध्य प्रदेश। तो राजस्थान भी अगर चला जाएगा तो आने वाला जो चुनाव है उसमें मॉरल ग्राउंड जो है कांग्रेस के पास होगा नहीं। और इसलिए पूरी कोशिश है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, पूरी कोशिश है कि किसी तरह से किले को बचाया जाए। और इसीलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल तो वहां से प्रत्याशी ही हैं, इसके साथ ही साथ टीएस सिंहदेव, सबको वहां पर कैंप करना पड़ रहा है। अविनाश पांडे भी शाम को जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, तो जो बात आप कह रहे हैं ये कहीं से भी सामान्य स्थिति नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता राजस्थान में इस तरह से काम कर रहे हैं, वो तब जब राजनीति के धुरंधर माने जाने वाले अशोक गहलोत की सरकार है और वो अपनी सरकार को लेकर के संकट और साजिश का संदेह जता रहे हैं। इस पर मैं आगे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अशोक गहलोत के खरीद फरोख्त की कोशिश के आरोपों को सिरे से नकार दिया। सतीश पुनिया के मुताबिक कांग्रेस के भीतर कलह है। हमारे साथ हैं सतीश पुनिया, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष। सर, मुख्यमंत्री का आरोप है कि आप प्रलोभन दे रहे हैं, आप उनसे 5 से 10 करोड़ के ऑफर दिए जा रहे हैं विधायकों को। ये मुख्यमंत्री जी ने कोई रेट लिस्ट जारी की है क्या? मुझे तो हंसी आती है कि जिन पर पूरी जिंदगी भर बिकने के और खरीदने के आरोप लगे, वो आज इस तरीके की बात करते हैं। आशास्पद सी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस आरोप से जनता के बीच में भ्रम फैलाना और दूसरी अपनी जो असुरक्षा है, उस असुरक्षा को फ्रस्ट्रेशन के रूप में इस तरीके से प्रकट करना। कोई प्रमाण है तो मुख्यमंत्री बताएं, उनके पास कोई इस बात का प्रमाण है कि कोई डील हुई, कोई बातचीत हुई। मैं तो सिरे से नकारता हूं कि हमने न किसी को ऑफर दी और न ऑफर देंगे। अर्चना जी, सवाल बहुत सीधा है। अशोक गहलोत के पास मुख्यमंत्री होने के नाते पूरा राज्य है, पूरे राज्य का असला है उनके पास, सभी अहम विभाग हैं उनके पास। फिर भी जैसा अरुण ने बताया, अपने विधायकों को उनको रिजॉर्ट भेजना पड़ रहा है उनको बचाने के लिए। बड़े बड़े दिग्गज नेता और छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना काल में छत्तीसगढ़ छोड़ करके राजस्थान आ रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। और बड़े नेता कैंप लगाए हुए हैं, सोनिया गांधी की तरफ से इंटरवेंशन हुआ है। तो यानी हालात तो खराब है ना। कांग्रेस पार्टी को इस बात को मानना चाहिए कि आप अपने ही राज्य में शायद इस वक्त बेबस महसूस कर रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जिस प्रकार से पैसे के बल पर पूरे देश में एक तरह से इंस्टेबिलिटी फैलाने का काम कर रही है, उसके मद्देनजर तो इसमें कोई दौराए नहीं है। और जो आरएसएस गुट है, कुटारिया गुट है, वसुंधरा गुट है, यहाँ पर भी राठौर, गजेंद्र सिंह, ऐसे डिविजन्स तो भारतीय जनता पार्टी बहुते रहे हैं यहाँ। अभी जो साथी बोल रहे थे बीजेपी के अभी प्रवक्ता कि साहब इनके विधायक बिकते हैं, तो क्या आप खरीदोगे? क्या बिकते हैं? आप क्या सारी नैतिकता को ताक पे रखकर बैठे हो? देश में जनादेश इसलिए मिला था कि सरकारों को गिराओ आप। सबसे बड़ी बात यह है कि गुजरात में आपने कितने 17 विधायकों को आपने रिजाइन करवा दिया। ये सबसे बड़ा आरोप बीजेपी पर लगता है, सबसे बड़ा आरोप सरकार ने निर्देशित किया, अब रिजॉर्ट में ले गए। ठीक है अर्चना जी, मेरे ख्याल में इस पर राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं। राजीव जी, ये सबसे बड़ा आरोप कांग्रेस लगाती है कि हर राज्य में अगर आपकी सरकार जनादेश से नहीं बनती तो बैकडोर से बनाने की कोशिश होती है, और यही आरोप अर्चना जी लगातार लगा रही हैं राजस्थान के भी कॉन्टेक्स्ट में।
नहीं, इनका आरोप लगाना बिल्कुल जायज है, क्योंकि देखिए परंपरा जो है ना ये कांग्रेस की रही है। आप इसको तमिलनाडु में देखिए, हरियाणा में देखिए, पीछे इन्होंने राजस्थान में क्या किया। आजादी के बाद से, आजादी के बाद सुन तो लीजिए, मैं आपके बीच में बोल रहा था, क्यों मुझे शोर मचाते हैं आप? ठीक है अर्चना जी, एक बात सुन लीजिए आप राजीव जी को। अर्चना जी बहुत सवाल है आपके, राजीव जी जवाब दे रहे हैं, उनको सुन लीजिए फिर आप काउंटर कीजिएगा। मैम मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि देखिए परंपरा आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, इसलिए इनको एक ग्राउंड भी मिलता है। अपनी परंपराओं को ही बाहर ले आते हैं, उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। ये तो नेहरू जी से शुरू हो गया था। आपने देखा केरला में क्या किया था उन्होंने, ये हरियाणा के अंदर क्या किया था उन्होंने, ये उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया था उन्होंने। लेकिन ये परंपरा हमारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। मैं एक ही आग्रह कर रहा हूं कि आप इतना छोटा मत आंकिए अपने विधायकों को, इतनी जल्दी इतनी आसानी से बिक जाएंगे वो। अगर इस तरीके की मानसिकता आप रखेंगे तो कोई भी आपकी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं रहना चाहेगा। और यही आरोप अगर आप लगा करके ये सोचते हैं कि आप सचिन पायलट ग्रुप को डाउन कर देंगे या किसी और विधायक को जो आपके खिलाफ बगावत करता है या जो आपकी नीतियों से सहमत नहीं होता, अगर आप उसकी एक बोली लगा के छोड़ दें मार्केट में, राजीव जी आप बहुत खूबसूरती के साथ जो गोल पोस्ट है वो पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और जो राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो गुट हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और सचिन पायलट का आपने नाम लिया जो कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनके उस मुद्दे पर भी मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अशोक गहलोत का दावा है कि राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने के लिए ही राज्यसभा के चुनावों को 2 महीने तक के लिए टाल दिया गया है। 25 चुनाव आ गया जो मोदी जी की कृपा से 2 महीने पहले हो जाता। 2 दिन का गैप था, क्या तुक था भाई? क्योंकि आपने खरीद क्लोज पूरी नहीं कर पाए थे गुजरात में, राजस्थान में, इसलिए आपने गेम प्ले किया और धजिया उड़ा दी लोकतंत्र में। आपने इलेक्शन कमीशन में दबाव देते हुए कोर्ट में दबा दी, मैंने उसको कंडेम किया था। और आप देख लीजिए आप वापस चुनाव हो रहे हैं, वही कॉर्नर चल रहा है। क्या तुक था आपका करने? कोई जवाब है इनके पास में? कोई जवाब। तो लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं। इससे पहले कि मैं अरुण के पास जाऊं, अर्चना जी एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे मैं चाहूंगी। ये बार बार बीजेपी कह रही है और कहीं ना कहीं आप लोगों के हित में है अगर आप इस बात को क्लैरिफाई करें। इस बात से तो कोई अनजान नहीं है कि राजस्थान में गुटबाजी है कांग्रेस के भीतर। बीजेपी में थी जब बीजेपी सत्ता में थी, अब भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इससे अछूती है। सचिन पायलट का नाम लिया गया। सचिन पायलट कई मौकों पर अशोक गहलोत सरकार यानी अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। देखिए मैडम, कोई गुटबाजी नहीं है और एक तांत्रिक पार्टी में हर किसी को स्वीकृति होती है कि वो अपना विचार उसमें व्यक्त करे और हर मंच हम उपलब्ध करवाते हैं। सचिन पायलट जी तो डेप्यूटी सीएम है, हर कार्यकर्ता को ये सुविधा उपलब्ध है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पर निरंकुशता हावी हो और एक 1 मैन शो के साथ आजकल 2 मैन शो हो रहा है, बाकी कुछ बचा नहीं। ये जो साथी बोल रहे थे बीजेपी के अपने विधायकों पर विश्वास नहीं, विधायकों पर विश्वास है लेकिन आपने लोकतंत्र को मंडी बना दिया है। आप ये सोचते हो हर आदमी बिका हुआ है, आप प्रलोभन देते हो, उस पर दबाव बनाते हो। ये हम कहना चाहते हैं, हमारे विधायक कहीं नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी को ही कांग्रेस पार्टी आईना दिखा रही है। नहीं, मैं तो देखिए हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आप हम पे कोई भी इल्जाम लगाइए, आप हम पे कोई भी इल्जाम लगाइए, एक बात तो प्रूव हो गई कि आपके विधायक आपके साथ नहीं है। आप उसे बिकने का इल्जाम लगाइए, विरोध का इल्जाम लगाइए, पार्टी के अंदर खिलाफत का इल्जाम लगाइए। राजीव जी ये तो बड़ी दिलचस्प बात आप कह रहे हैं, ये तो आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो उनके साथ नहीं है। अगर वो कांग्रेस के साथ नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन कौन हुआ? उनके लिए कौन तैयार बैठा है? ये सवाल भी तो खड़ा होगा ना। देखिए इन्होंने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया बिना नंबर्स के, और नंबर भी कितना 26 विधायक चाहिए। तो ऐसी हिमाकत वही कर सकते हैं जिनके पास अथाह पैसा और जो लोग। ठीक है अरुण, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अरुण ये बताइए इस स्थिति को हम किस तरह से, दर्शक किस तरह से समझे? क्योंकि देखिए यहाँ पे बड़ी दिलचस्प एक बातचीत हुई जिसमें राजीव जेटली ने कहा कि आप बीजेपी पर जितने आरोप कांग्रेस लगाना चाहती है लगाए, लेकिन कांग्रेस इस बात को तो मान ले कि राजस्थान में उसके विधायक उसके साथ नहीं है। अगर ये विधायक साथ नहीं है तो फिर ये किसकी ओर जाना चाहते हैं और इन्हें कौन लेना चाहता है? कहीं ना कहीं ये तमाम सवाल खड़े होंगे ना अरुण। देखिए अगर चार उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं, 2 कांग्रेस के जीत सकते थे, 1 बीजेपी का जीत सकता था, और बीजेपी ने अगर दूसरा उम्मीदवार उतारा है तो उसके पीछे उसकी रणनीति सोच होगी। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या वो किसी भरोसे पर
क्या कोई गुट है जो बागी होकर उसकी तरफ आना चाहता है, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गए थे मध्य प्रदेश में? क्या इस भरोसे पर वो दूसरा कैंडिडेट उसने उतारा है? उसको अपनी रणनीति पर भरोसा है? क्या उसे बहुजन समाज पार्टी के या फिर जो इंडिपेंडेंट हैं उनके विधायकों पर भरोसा है? बिल्कुल, तो अरुण कुल मिलाकर के बीजेपी कह सकते हैं कि ये सभी सवाल जो हैं ये राजस्थान की सियासत को काफी दिलचस्प बना रहे हैं। मेरे पास चर्चा के लिए इतना ही वक्त है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच टकराव चल रहा है और कांग्रेस विधायकों में असंतोष इसी का नतीजा है। सत्ता के भीतर जो अंतर्विरोध है और आपस में जो उनका एक अंतर्कल है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि सचिन पायलट का राजस्थान की राजनीति में आगमन मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के चलते हुआ और ये दो ध्रुव शुरू से काम कर रहे हैं। सरकार पूरा वर्टिकली डिवाइडेड है और ऐसे में उनको लगता है कि उनके भीतर कहीं ये अंतर्कल है, कोई दूसरा रूप नहीं ले ले, इसलिए वो आशंकित है और इसलिए बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। झगड़ा तो उनका खुद का है। तो राजस्थान की सियासी हलचल पर हमारी नजर आगे भी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज के इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। अगली खबर जो है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सीबीआई जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साधुओं के रिश्तेदारों और जूना अखाड़ा के साधुओं ने सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं और इस मामले की जांच सीबीआई या फिर एनआईए से करवाने की मांग की है। महाराष्ट्र सरकार के जवाब दाखिल करने के बाद मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जुलाई में होगी। तो पालघर केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। अगली खबर हिमाचल प्रदेश के चंबा से है, जहां 4 बच्चे बीच नदी में फंस गए। बताया गया कि जिस वक्त चारों बच्चे नदी को पार कर रहे थे उसी वक्त ये नदी उफान पर आ गई। सभी बच्चे नदी के तेज बहाव में फंस गए। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को लगी, उन्होंने चारों बच्चों को बचाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि जरा सी गलती सभी की जान ले सकती थी। ऐसे में लोगों ने पहले एक रस्सी ली और फिर एक दूसरे के हाथों को थामकर बच्चों के पास पहुंचे और फिर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे फंसे हुए थे। ये 4 बच्चे जो हिमाचल के चंबा में इस उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, बीच नदी में फंस गए और उसके बाद पास खड़े लोगों ने समझदारी और सूझबूझ का परिचय देते हुए पहले रस्सी ली, उसके बाद एक दूसरे के हाथ थामकर उन बच्चों तक पहुंचे और बीच नदी में तेज पानी के वेग से इन सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। लखनऊ के गोमती नगर में सीएम हेल्पलाइन दफ्तर के 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल सभी 9 कोरोना पॉजिटिव लोगों का इलाज किया जा रहा है। इसके साथ ही लखनऊ में एक दिन में कोरोना के 21 नए केस सामने आए हैं। और अगली खबर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से है, जहां बीच सड़क पर कार मुड़ने की वजह से एक हादसा हो गया। बाइक पर आ रहा एक लड़का कार से देखिए कैसे टकरा गया। हालांकि इस हादसे में इस लड़के को कोई चोट नहीं आई, बल्कि वो कार से टकराने के बाद उठकर खड़ा हो गया। तस्वीरों में एक कार सड़क पर जाती दिखाई दी। इस दौरान वाहन से कई और गाड़ियां भी गुजरी। इस बीच सड़क को खाली देखकर कार वाले ने यू टर्न लेने की कोशिश की, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। इसके बाद लड़का उछलकर कार की दूसरी तरफ जा गिरा। इस हादसे में लड़के को कोई चोट नहीं आई। और आइए कोरोना पर अब अगर हम देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2,86,579 पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 1,41,029 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 8,102 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,33,632 एक्टिव केसेस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना के 9,996 नए मरीज सामने आए हैं।